This is Tantra Sir Physics classes and we are doing chapter first for 11th class. कल मैंने एक लेक्चर दिया इस पर फिजिक्स वर्ल्ड, फिजिकल वर्ल्ड के पहला लेक्चर दिया मैंने, और उस लेक्चर में मैंने आपको इनिशियली बताया कि फिजिक्स क्या है, व्हाट इज दिस सब्जेक्ट फिजिक्स ऑल अबाउट. एक तो थोड़ा सा रिपीट पे करूंगा फिजिक्स क्या है, दूसरा मैं इसको थोड़ा सा आगे ले जाऊंगा. ये उसका सेकंड लेक्चर है और इसमें 2 ही लेक्चर काफ़ी है. कल इंशाल्लाह हम सेकंड चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे. फिजिक्स इज अ सब्जेक्ट विच डील्स विद नेचुरल लॉज. वो मैंने कल आपको बताया. नेचुरल लॉज जो है मतलब हाउ अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, हाउ द गैलेक्सीज आर फॉर्म्ड, हाउ एटम इज फॉर्म्ड, हाउ मैटर इज फॉर्म्ड, हाउ मशीन्स वर्क on the basis of electromagnetics. यह सब फिजिक्स डील करता है इसके साथ. फिजिक्स डिस्कवर्स द लॉज ऑफ नेचर एंड देन दोज लॉज ऑफ नेचर जो है जब हम उसको इस्तेमाल करते हैं तभी सोसाइटी में डेवलप होता है, तभी ह्यूमन जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो इम्प्रूव होते हैं. कोई भी चीज़ देख लो आप, घरों में जो गैजेट्स है वो उसमें हर गैजेट में फिजिक्स का रोल है. फिर मैंने उसके बाद आपको बताया कि नेचुरल फोर्सेस, देयर आर 4 नेचुरल फोर्सेस दैट आई हैव टोल्ड यू. ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक फोर्स एंड न्यूक्लियर फोर्स. इन 4 फोर्सों से ही यूनिवर्स, सारा यूनिवर्स बनता है. यूनिवर्स इवॉल्व हुआ है इन 4 फोर्सों की वजह से. अच्छा, लेकिन लोगों की हमेशा यही कोशिश, साइंटिस्ट्स की हमेशा यही कोशिश रही है कि ये 4 फोर्सेस को कैसे यूनिफाई किया जाए, इनको एक ही फोर्स कैसे बनाया जाए. बिकॉज नेचर कैन नॉट गिव सप्लीमेंट्री इक्वेशंस, एवरी इक्वेशन फॉर एवरी मशीन टू फॉलो. नेचर में हैव गिवन आइदर सेट ऑफ इक्वेशंस और द नेचर में हैव गिवन, जो भी नेचर है, नेचर ने शायद एक इक्वेशन दिया हो फॉर होल यूनिवर्स टू फॉलो, एक ही लॉ दिया होगा. और ये जो 4 फोर्सेस है ये उसी एक इक्वेशन के 4 स्पेशल केसेस हो सकते हैं. या इन 4 जो फोर्सेस है इनको कैसे यूनिफाई किया जाए, हाउ दीज 4 फोर्सेस कैन बी यूनिफाइड इनटू ए सिंगल इक्वेशन. यह साइंटिस्ट की कोशिश रही है और फिलहाल उस तक वो पहुंचे नहीं है. फिलहाल दे आर नॉट एबल टू डू इट, दे आर नॉट सक्सेसफुल इन दिस, बट एफर्ट्स आर गोइंग ऑन. मतलब कोशिश जारी है. इसमें 2 फोर्सेस ऐसे हैं, इलेक्ट्रिकल फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स. इलेक्ट्रिकल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स यूनिफाई हुए हैं और उनको यूनिफाई करने के लिए जो साइंटिस्ट था उसका नाम था क्लर्क मैक्सवेल. जेम्स क्लर्क मैक्सवेल उसका नाम था. ही यूनिफाइड 2 फोर्सेस, इलेक्ट्रिकल फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स. These are the 4 forces. Number 1, gravitational force. Number 2, electromagnetic force. Number 3, weak force. Number 4, nuclear force. साइंटिस्टों का यही कोशिश है कि इन 4 फोर्सों को कैसे एक ही फोर्स बनाए, यूनिफाई कैसे करें. लेकिन फिलहाल उनको कामयाबी नहीं मिली. लेकिन एक साइंटिस्ट ऐसा था जिसने 2 फोर्स को कंबाइन किया, इलेक्ट्रिकल फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स. इसीलिए इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. इसको यूनिफाई करने के लिए हु यूनिफाइड दिस फोर्स? क्लर्क मैक्सवेल. क्लर्क मैक्सवेल unified electrical and magnetic force. Please mark it well. Maxwell unified electric and magnetic force. क्लर्क मैक्सवेल ने क्या किया? क्लर्क मैक्सवेल उसका नाम था. उसने इलेक्ट्रिकल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स को यूनिफाई किया
और दोनों को यूनिफाई करके उससे इसीलिए इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और उसी में उसने कुछ इक्वेशंस दी, जिन इक्वेशन से ये दो फोर्सेस यूनिफाई हो गए। फिलहाल ये याद रखो कि क्लर्क मैक्सवेल वाज अ साइंटिस्ट हु यूनिफाइड टू फोर्सेस, इलेक्ट्रिकल फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। और भी एक साइंटिस्ट था जिसने और दो फोर्सेस को यूनिफाई किया है। प्रोफेसर सलाम पाकिस्तान के एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने इलेक्ट्रिकल फोर्स और वीक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस वीक फोर्स, उनको यूनिफाई किया। उसको अब कहा जाता है इलेक्ट्रोवीक फोर्स। इलेक्ट्रिकल फोर्स को किसके साथ यूनिफाई किया? वीक फोर्स के साथ, और उसको कहा जाता है इलेक्ट्रोवीक फोर्स। नाउ इलेक्ट्रोवीक। इलेक्ट्रिकल फोर्स और वीक इंटरैक्टिंग फोर्स को यूनिफाई करने का जो सिला जाता है वो जाता है प्रोफेसर सलाम को। प्रोफेसर सलाम, और ये पाकिस्तान का था। लेकिन सारे फोर्सों को यूनिफाई करने का काम अभी जारी है, एंड अभी कोई सक्सेस नहीं है उसमें कोई अभी किसी ने कोई कामयाबी हासिल नहीं की। people are working on the project, but they are not getting any success so far. तो अगर वो सक्सेस होता है तो उसको कहा जाएगा आगे जाकर के यूनिफाइड फील्ड थ्योरी, जिसमें सारे फोर्सेस को कंबाइन किया जाएगा। उसको कहा जाता है ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी। ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी, ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी, GUT, गट। ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी का मतलब यह है कि जब सारे फोर्सेस को वो एक बनाएंगे। उस पर काम चल रहा है लेकिन अभी कोई सक्सेस नहीं हुआ। आई रिपीट द थिंग्स अगेन एंड अगेन सो दैट यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स, बिकॉज अभी आपको ये देखना है कि आगे जाकर क्या करना है, फिजिक्स क्या चीज है, तो इसको कैसे करना है। थोड़ा सा जिस्ट, थोड़ा सा इसका पिक्चर आपको आपके जहन में आना चाहिए। अच्छा, या उसको कहते हैं इस थ्योरी को क्या कहा जाएगा? या तो ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी कहा जाता है या थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। अगर वो इक्वेशन हमें मिला जिसमें ये सारे फोर्सेस कंबाइन होकर के आएंगे, तो दैट मीन्स इट इज अ थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, एंड देयर विल बी अ सॉल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम, एवरी सिचुएशन, एवरी फिजिक्स सिचुएशन। कोई भी प्रॉब्लम सॉल्यूशन के बगैर नहीं रहेगा। तो उसको कहेंगे थ्योरी ऑफ एवरीथिंग भी, थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। तो समराइज अगर मैं करता हूं, देखो, फिजिक्स इज अ सब्जेक्ट which involves the study of natural phenomena, natural laws. And among the natural laws, we have these four forces: gravitational force, electromagnetic force, weak force, and nuclear force. Nuclear force is the strongest force. Gravitational force is the weakest force. वीक इंटरैक्टिव फोर्स न्यूक्लियस के अंदर होता है, वो वीकेस्ट नहीं होता है। वीक कहा जाए उसको, वीक का नाम है कि वीक है, लेकिन वीकेस्ट नहीं है। वीकेस्ट आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है। And Maxwell was a scientist who unified two forces, electric and magnetic forces, and that's why that's now called as electromagnetic force. There was one more scientist from Pakistan, Professor Salam. He unified electric force and weak force. By now it is called electro-weak force. But to combine all the forces, efforts are going on, and success is not in sight so far. Success is far off, but people are working on that. Once that equation is formed, once that unification theory becomes a success, then every problem will have a solution. And that theory is called grand unification theory, or theory of everything. Okay? Now, there are certain basic fundamental laws of physics, जो हर वक्त हर जगह आते रहते हैं. Fundamental laws. What is the difference between fundamental law and any law? Fundamental law means the law which has no derivation. Fundamental law का derivation नहीं होता है.
जो बाकी लोकल कानून होते हैं जो आप डिराइव करते रहते हैं 11th क्लास में, 12th क्लास में, बीएससी में डिराइव करते रहते हैं, वो भी लॉ कहलाएंगे, मगर वो फंडामेंटल नहीं होते हैं। जो फंडामेंटल लॉ होता है वो डेरिवेशन, उसका डेरिवेशन नहीं होता है। वो साइंटिस्ट ऐसे ही लॉ लिखता है, डायरेक्ट लिखता है, दिस व्हाट यू कॉल एज दिस फिनोमिना को ऑब्जर्व करता है, एक्सपेरिमेंटेशन करता है और फिर लिखता है। वो डिराइव नहीं होता है। जो डिराइव्ड लॉज होते हैं वो फंडामेंटल नहीं होते। तो कुछ लॉज है वो फंडामेंटल है, उनको अंडरस्टैंड करना होता है और फिर अप्लाई करना होता है। और वंस यू अंडरस्टैंड देम, अप्लाई देम। फर्स्ट ऑफ ऑल फंडामेंटल लॉ यू अंडरस्टैंड इट, देन यू अप्लाई इट। अगर इन दो में आप कामयाब हुए फिजिक्स में, तो बहुत सारा फिजिक्स बहुत इजी हो जाता है। जैसे फंडामेंटल लॉ में कौन कौन सा लॉ आता है मैं आपको बताता हूं। पहले फंडामेंटल लॉ में आता है, जैसे आप शायद 9th क्लास में भी या 10th क्लास में कहते रहते हैं, मास इज कंजर्व्ड, मास इज कंजर्व्ड, कंजर्वेशन ऑफ मास इज नॉट ए फंडामेंटल लॉ। लेकिन आगे जाकर आइंस्टाइन ने कहा ये जो एनर्जी है ये भी मास है, मास और एनर्जी एक इनडिस्टिंग्विशेबल है। मास इज एनर्जी, एनर्जी इज मास। मास और एनर्जी में आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हो। अगर कहीं मास है समझो ये एनर्जी भी है, अगर कहीं एनर्जी है वो समझो वो मास भी है। सो एनर्जी एंड मास आर नॉट डिस्टिंग्विशेबल। इसलिए जो फंडामेंटल लॉ अब है, दैट इज कंजर्वेशन लॉ जो है फंडामेंटल, दैट इज मास एनर्जी, ऐसे लिखा जाता है, इज मास एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, मास एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। आगे जाकर अगर हमें यह समझ आया मास एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, समझो आगे जाकर 12th क्लास का फिजिक्स बहुत इजी हो जाएगा, वो भी 12th क्लास का मॉडर्न फिजिक्स बहुत इजी हो जाएगा अगर हमें यह मास एनर्जी कंजर्वेशन लॉ समझ आया। सेकंड, मोमेंटम। अगर आपको याद होगा मास इनटू वेलोसिटी होता है मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट, लॉज, फंडामेंटल लॉज, फंडामेंटल लॉज, मास एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, सेकंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लॉ, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, उसको लिखो, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंट। मोमेंटम आपको पता है मास इनटू वेलोसिटी, ये कंजर्व रहता है, ये चेंज नहीं होता है अंडर सर्टेन कंडीशंस। ये फंडामेंटल लॉ में आता है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंट। नंबर थर्ड, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंट, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंट। एंगुलर मोमेंटम भी एक क्वांटिटी है जो आप आगे जाकर के अंडरस्टैंड करोगे, वो भी कंजर्व होता है, डिस्ट्रॉय नहीं होता है, वो कांस्टेंट रहता है। वो भी एक कानून है, वो भी एक लॉ है, नेचुरल लॉ है। नंबर 4, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। दीज आर 4 कंजर्वेशन लॉज, जो नेचुरल है, जो फंडामेंटल है। चार्ज ऑफ द यूनिवर्स, टोटल यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट। आपका एटम है, उसमें जितने प्रोटॉन्स है होते हैं, जितने प्रोटॉन्स है उतने इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, टोटल एटम न्यूट्रल है। अगर इलेक्ट्रॉन से, अगर एटम को इलेक्ट्रॉन से निकालो, सॉरी, अगर एटम को निकालोगे एक इलेक्ट्रॉन तो वो पॉजिटिव बन जाता है, एक नेगेटिव लिया वो पॉजिटिव हो गया। टोटल ये जो टोटल जो ये चार्ज है यूनिवर्स का या किसी सिस्टम का, दैट रिमेन्स कांस्टेंट। टोटल चार्ज ऑफ द होल यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये भी एक लॉ है। ये जब हम फिजिक्स पढ़ेंगे तो ये हमें ये लॉ समझने होंगे। जब हम ये लॉ समझेंगे और इनको अप्लाई करेंगे, फिजिक्स बिकम्स इजी, क्वाइट इजी, बिकम्स डैम इजी।
फिजिक्स करने के लिए ये चीजें पता होनी चाहिए थोड़ा सा, और मैथ का थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, बेसिक मैथमेटिक्स आपको आना चाहिए, न्यूमेरिकल एनालिसिस, वो जो 8th क्लास से लेकर के 10th क्लास तक जो मैथमेटिक्स है वो अच्छी तरह से करना चाहिए आपको। यू हैव टू डू इट इन ए वेरी नाइस गुड मैनर, बिकॉज 8th क्लास से 10th क्लास तक जो मैथ है उसका बहुत यूज है। आगे जाकर कुछ मैथमेटिकली एडिशनल रूल्स हमें सीखने हैं, उसमें क्या आता है, डिफरेंशिएशन आता है, इंटीग्रेशन आता है, बेसिक रूल्स और वेक्टर्स, उनको हम अच्छी तरह से करना चाहिए। वी विल डू इट इन द बेस्ट पॉसिबल वे, सो दैट यू डोंट फील डिफिकल्टी इन डूइंग फिजिक्स। अदरवाइज हमेशा कहते रहोगे फिजिक्स इज डिफिकल्ट, ये मैं कह रहा हूं। 8th से 10th तक जो बेसिक मैथमेटिक्स है, न्यूमेरिकल एनालिसिस, उसमें ब्रैकेट्स है, एलसीएम है, एचसीएफ है, रूट कैसे निकालते हैं, इंडिसेस है, ट्रिग्नोमेट्री है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, वो सब करते रहना। और साथ में जो अभी आगे जाकर के जो थोड़ा सा मैथमेटिक्स और आएगा, वो डिफरेंशिएशन बेसिक रूल्स, इंटीग्रेशन बेसिक रूल्स और वेक्टर्स, इन 3 को अगर हमने अच्छी तरह से किया और इसके एप्लीकेशन भी हमने सीख लिए, समझो हाफ फिजिक्स इज डन। और इसी में अगर आपको कमजोरी रही, फिर रोते रहना हमेशा, सर फिजिक्स का ये प्रॉब्लम नहीं आया, वो नहीं आया, ये नहीं आया, वो मुश्किल है, ये मुश्किल। ओके, नाउ अगेन फंडामेंटल लॉज ऑफ फिजिक्स, ये तो कंजर्वेशन लॉज हुए। फंडामेंटल लॉज ऑफ फिजिक्स और भी है कुछ जिनको साइंस ने दिया है, जैसे न्यूटन ने ग्रेविटेशनल लॉ, ग्रेविटेशनल लॉ, ग्रेविटेशनल लॉ, ये न्यूटन ने दिया है। दूसरा, लॉज ऑफ मोशन, a body continues to be in the state of rest or uniform motion, जो आप शायद 8th या 9th क्लास में आजकल पढ़ते हैं, लेकिन उसके एप्लीकेशंस तो करते नहीं हैं आप, वो आपको करने पड़ेंगे आप जाकर के 11th क्लास में। लॉज ऑफ मोशन, ये भी न्यूटन ने दिया है। इससे बहुत सारा फिजिक्स जो है किया जाता है। 11th क्लास का फिजिक्स बहुत इसी के इर्द गिर्द घूमता है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन और ग्रेविटेशन। और इसके बाद और रिलेटिविटी, रिलेटिविटी इट वाज गिवन बाय आइंस्टाइन, एल्बर्ट आइंस्टाइन। फोर्थ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉज, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म। रोज जब मैं आपको देखता हूं, कहां कहां आप इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक फील्ड का जो एप्लीकेशन नहीं देखते हैं, घर में हो या घर से बाहर निकलते हो, कहीं पर भी एक एग्जांपल दे दो मुझे जहां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का एग्जांपल नहीं दिखता है आगे जाकर के। ट्रांसमिशन लाइंस, करंट इज कैरीड बाय द ट्रांसमिशन लाइंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉ। घर में ओवन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉ। घर में हीटर है, करंट फ्लोज एंड हीट इज प्रोड्यूस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉ। साथ में थर्मोडायनेमिक भी, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉ। योर बल्ब्स, योर ट्यूबलाइट्स, द फैन रोटेटिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉ, करंट पास थ्रू द कॉइल एंड कॉइल रोटेट्स। तो ये मैक्सवेल ने दिया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉज। बाय मैक्सवेल, क्लर्क मैक्सवेल। ये 12th, देखो ये 12th का कोर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉज, ये 12th में आपको पढ़ना है, अभी नहीं, लेकिन अभी आपको थोड़ा सा, क्योंकि ये जो पहला चैप्टर है इसमें ये से कहा कि फिजिक्स का जर्नल व्यू, जनरल नॉलेज ऑफ फिजिक्स। फिफ्थ, क्वांटम लॉज, क्वांटम लॉज। क्वांटम लॉ जो है, देखो मैं आपको समझाता हूं, जब आप सब एटॉमिक पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है,
मॉलिक्यूल्स है, एटम्स है, वहां क्लासिकल फिजिक्स के लॉ अप्लाई नहीं होते हैं, वहां न्यूटन काम नहीं कर सकता है, वहां काम करते हैं क्वांटम फिजिक्स के लॉज। तो क्वांटम फिजिक्स को उसका उसमें जो कंट्रीब्यूशन है एक ही साइंटिस्ट का नहीं था, बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया, जिन्होंने इसको आगे बढ़ाया, जिन्होंने इसमें अपना अपना योगदान दिया है, अपना अपना मतलब हिस्सा दिया है। मतलब श्रोडिंगर था, मैक्स प्लैंक था दूसरा साइंटिस्ट, ये और बोहर, नील बोहर, जो केमिस्ट्री में भी आता है, नील बोहर। और कौन से साइंटिस्ट थे? मैक्स प्लैंक, श्रोडिंगर, नील बोहर, और भी बहुत थे, इनका कंट्रीब्यूशन। अच्छा, अब और एक चीज है, ये जो फिजिक्स है इसमें किस किस का कंट्रीब्यूशन, किस किस साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन, मेजर कंट्रीब्यूशन किस किस का है, और स्टार्टिंग कंट्रीब्यूशन किस किस का है, साइंटिस्ट्स हु हैव कंट्रीब्यूटेड। पहला नंबर है जो पहले आया था इसमें, गैलीलियो। उसने किस पर काम किया? बॉडी जब रिलीज करते हो नीचे आता है कि नहीं, वो सोचता रहा कि भाई बॉडी को रिलीज करने से नीचे कैसे आता है, उसने ऐसे फॉलिंग बॉडीज पर उसने स्टार्ट किया रिसर्च, फॉलिंग बॉडीज। पहली बार उसने साबित किया कि अगर छोटा बॉडी या बड़ा बॉडी जिसका मास कम हो या जिसका मास ज्यादा हो, अगर किसी हाइट से रिलीज किया जाए तो वो एक ही टाइम पर ग्राउंड को हिट करेंगे, ये उसने पहली बार साबित किया था। वरना उससे पहले की बात थी, अगर कोई छोटा बॉडी है, कोई बड़ा बॉडी है, बड़ा बॉडी जल्दी जल्दी फॉल हो जाएगा, और छोटा बॉडी मतलब धीरे धीरे नीचे आकर के ग्राउंड को हिट करेगा। पहली बार उसने he went to the top of the tower and he released two objects. One was heavy, other was light, and they hit the ground simultaneously. And he proved it. तो दूसरा जो था वो न्यूटन था, जिसका कंट्रीब्यूशन है। जो तीसरा है, न्यूटन के बाद जो तीसरा है वो मैक्सवेल है, क्लार्क मैक्सवेल। जो चौथा है was आइंस्टाइन, जिसका कंट्रीब्यूशन है रिलेटिविटी में और किस में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। आइंस्टाइन का है कंट्रीब्यूशन, he gave the theory of relativity, special theory of relativity, then general theory of relativity. फिफ्थ, पांचवा जो था सीवी रमन, जो इंडियन साइंटिस्ट सीवी रमन, उसने काम किया, ये जो लाइट है, सूर्य से जो लाइट वाइट आती है, वो ये एटमॉस्फेयर कैसे स्कैटर करता है, उसने स्कैटरिंग ऑफ लाइट पर काम किया। मैं ये नहीं कहता हूं कि आपको ये समझ आना चाहिए सारा, नहीं, जनरल इंफॉर्मेशन के हिसाब से आपको थोड़ा सा जहन में रखना है, जनरल इंफॉर्मेशन की। अभी यह है कि अगर आपको कोई कहेगा कि ह्यूज बॉडीज को हम क्वांटम मैकेनिक्स से अप्लाई करेंगे, आप कहेंगे कम से कम नहीं, हमने अभी लेक्चर सुना है ह्यूज बॉडीज पर क्वांटम मैकेनिक्स के लॉ अप्लाई नहीं होते। क्वांटम मैकेनिक्स के लॉ जो है वो एटम्स पर, मॉलिक्यूल्स पर, इलेक्ट्रॉन्स पर, प्रोटॉन्स पर अप्लाई होते हैं। कम से कम ये जवाब आप दे सकते हैं। आई डोंट एक्सपेक्ट यू टू आंसर ऑल द क्वेश्चन, राइट नाउ आपने पढ़ा नहीं, हम एक जनरल पिक्चर सामने रखते हैं फिजिक्स का, जनरल पिक्चर। सिक्स्थ, और एक साइंटिस्ट, इंडियन साइंटिस्ट था, उसका नाम था चंद्रशेखर। उसने काम किया एस्ट्रोफिजिक्स में, गैलेक्सीज, सन, द स्टार्स, द गैलेक्सीज, और बहुत मशहूर है चंद्रशेखर्स लिमिट।
Chandrasekhar's limit is a constant and it is he was a Nobel laureate. उसने नोबेल प्राइज भी हासिल किया. He worked in astrophysics. That is all. This completes. Physics क्या है, why it is applied. We can't think ourselves without physics. Physics has improved the living standards of people. It has made our life easy. It has, we can't imagine life without physics. It is everywhere in medical science, in engineering, in transport, in aerodynamics, why it is not? It's everywhere. So you must well understand how much important this subject is. What is very unfortunate, medical students don't take interest in the subject. मेडिकल साइंस में फिजिक्स का बहुत ही रोल है. आजकल फिजिक्स के जो एसेट प्रोफेसर्स है, टेक्नीशियंस है, वो मेडिकल कॉलेज में काम करते हैं. दे आर वर्किंग इन द मेडिकल कॉलेजेस, इन डायग्नोस्टिक सेंटर्स. नाउ लेट मी हैव अ क्विज ऑन दिस. ये देखिए, पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चंस मैं आपको फेसबुक पर भी देता हूं या किसी और तरीके से मैं आपके पास एक क्वेश्चन पहुंचाऊंगा. Which branch of physics deals with the motion of objects and the forces that affect them? क्या आंसर होगा आपका? Which branch of physics deals with the motion of objects and the forces that affect them? अगर आपने ऑब्जेक्ट पर फोर्स दिया तो इफेक्ट तो ऑब्जेक्ट होगा ही होगा. तो उसके साथ कौन सा डील करता है? थर्मोडायनेमिक्स? नो. इलेक्ट्रोडायनेमिक्स? नो. मैकेनिक्स? यस, मैकेनिक्स. आंसर मैकेनिक्स. सी इज द आंसर. मैकेनिक्स. ये है आंसर. तो हो गया आपका एक क्वेश्चन. चलिए, लेट मी गो टू द सेकंड क्वेश्चन. Physics, scope and nature of physics. Which force is the weakest but has infinite range? Which force is the weakest? I have told you. Gravitational force is the weakest force. Weak force is not the weakest. Gravitational force is the weakest. Weak nuclear force, no. Strong nuclear force, no. Electromagnetic force, no. Gravitational force. Those second question ka answer. Gravitational force is the weakest force. Is the weakest force. मैंने लिखा भी. ठीक. Third, the study of behavior of particles at atomic and subatomic levels is called as. कौन सा physics atomic and subatomic level पर काम करता है? Which physics you are applying to the atomic and subatomic level? Which physics? Classical mechanics? No. Thermodynamics? Not again. Quantum mechanics? Yes. Quantum mechanics. Quantum mechanics. Answer is quantum mechanics. Okay, just a minute. Quantum mechanics. Quantum mechanics. Third, quantum mechanics. इसका आंसर, the science, the physics that we apply at the subatomic level or at the nuclear level is not classical physics. That is quantum mechanics, right? Okay, चलिए. Fourth point. Which of the following correctly describes the nature of a physical law? Physical law जो है, which of the following correctly describes the nature of the physical law? कौन सा चीज फिजिकल लॉ का नेचर जो डिस्क्राइब करेगा? सब्जेक्टिव एंड रीजन स्पेसिफिक, वैलिड ओनली अंडर ग्रेविटी, यूनिवर्सल एंड ऑब्जेक्टिव, हाइपोथेटिकल एंड टेम्पोरियल. अगर कोई फिजिकल लॉ है विच डिटरमाइन्स इट्स वैलिडिटी, कौन सा चीज इसको डिटरमाइन करेगा ये करेक्ट है कि इनकरेक्ट है कि वैलिड है, कौन सा चीज को डिस्क्राइब करेगा? ठीक, सब्जेक्टिव एंड रीजन बेस्ड.
आप इसको घर में इस्तेमाल करो, वहां ठीक निकलेगा तो हो गया काम? रीजन स्पेसिफिक नो, वैलिड ओनली अंडर ग्रेविटी। जो ग्रेविटी के अंडर होगा तो वहीं ये लॉ आपका काम करेगा, बाकी जगहों का फेल होगा तो फिर लॉ कहलाएगा? नो। यूनिवर्सल एंड ऑब्जेक्टिव, यूनिवर्सल और ऑब्जेक्टिव। The basic law of physics, the natural law, should work anywhere, everywhere in the whole of universe. That's why it is a fundamental natural law. Otherwise, it will not qualify as natural law. Natural law उसी को कहेंगे जो हर जगह, हर वक्त, हर स्पेस पॉइंट पर, यूनिवर्स के हर कोने में वैलिड होगा। तो ये है आंसर, यूनिवर्सल एंड ऑब्जेक्टिव। It should give you correct answers, objective answers. Fourth, fifth. Which of the following is not a fundamental force in nature? इनमें से कौन सा fundamental force नहीं है? Gravitational force is a fundamental force. Frictional force, keep it like that. Electromagnetic force, fundamental force. Strong nuclear force, fundamental. Frictional force is not fundamental force. Frictional force जो है वो fundamental force नहीं है, वो तो local वहां force है, वो तो electrical force basically होता है। वो आपको आगे समझाएंगे। फ्रिक्शनल फोर्स कोई इंडिपेंडेंट फोर्स नहीं है, वो क्या होता है मैं आपको बताऊंगा वेल इन टाइम व्हेन वी डील विद फ्रिक्शनल फोर्स। लेकिन फिलहाल आंसर इज फ्रिक्शनल फोर्स इज नॉट फंडामेंटल फोर्स। फिफ्थ, फ्रिक्शनल फोर्स, याद रखो ये। चलिए फिफ्थ, सिक्स्थ, हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ द मॉडर्न फिजिक्स? मॉडर्न फिजिक्स का बाप किसको कहते हैं? किसको बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स का बाप? Who is called the father of the modern physics? Modern, present day physics. Galileo, no. Isaac Newton, no. James Clerk Maxwell, no. Albert Einstein is the answer. He is the father of the modern physics. Albert Einstein. Albert Einstein. Sixth, Albert Einstein. Albert Einstein. Which branch of physics is essential in designing and functioning of MRI, magnetic resonance imaging? कभी कभी कहते हैं ना, जरा इसका बैक में दर्द है, इसके डिस्क है, इसको MRI करके लाओ, या किसी को कहते हैं इसको MRI चाहिए, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग नाम ही काफी है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जो होता है हॉस्पिटल्स में, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का रोल है, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का फिजिक्स अप्लाई होता है, तभी जाकर उसे काम होता है। दैट मीन्स सेवंथ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक। एट्थ, द यूनिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म वाज अचीव्ड बाय whom? इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म को किसने यूनिफाई किया? अभी बताया। यस, अगर आप मेरा लेक्चर वॉच कर रहे हो तो। Maxwell. Newton, no. Einstein, no. Maxwell, yes. Planck, no. Maxwell. इसने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को कंबाइन किया, इन दो फोर्स को एक ही फोर्स बनाया, यूनिफाई किया है। मैं आपको बताऊंगा, ही इज द ओनली पर्सन हु सक्सेसफुली यूनिफाइड टू फोर्सेस। ही इज नोन फॉर दिस यूनिफिकेशन ऑफ टू फोर्सेस। अबू सलाम ने भी यूनिफाई किया, बट ही इज नॉट, अबू सलाम इज नॉट दैट फेमस for unification as Maxwell. Abu Salam did what? He combined electrical force with the weak interacting force, and that's why that force is now called as electroweak force. But he was more successful in unification of the two forces, that's electricity and magnetism. He unified them. Which field in physics explains laws governing heat and temperature? Heat and temperature. Which law? Mechanics? No. Magnetism? No. Maxwell's equation? No. Quantum? No. Thermodynamics. Thermo. It's related to heat.
Thermodynamics explains the laws governing heat and temperature. Answer is thermodynamics. Okay, 10th question, the last one. Which of the following is a correct statement about physics? Physics के बारे में इसमें से कौन सा statement correct है? मैंने क्या कहा? Physics is a subject which deals with this natural laws. Physics is a subject which has eased the lives. Physics is a subject which has improved the life standard. Physics is a subject which is used anywhere, everywhere. Physics is a subject which has industrialized, which has helped in industrialization of the world. So many things I told about you about physics. But now the question is, which of the following is correct statement about physics? Physics has no impact on daily life. क्या सच है? नहीं. It does have an impact. Physics only deals with laboratory experiments. No, not again. Physics is disconnected from other sciences. No, physics is very much connected to other science also. Medical science, chemistry, physical chemistry, astronomy, kinematics, kinetics, in chemistry, quantum chemistry, thermodynamics in chemistry. So many things. So physics is disconnected from other science is not correct. Physics helps us in understanding nature at both macroscopic level and microscopic level. Yes, physics makes us understand atoms and molecules and nuclei. It also helps us to understand galaxies. Galaxies means macroscopic and microscopic means lower level. Macroscopic means higher, larger level. It does help us to understand smaller things and bigger things. This was the second lecture, and this is the 2 lectures on on chapter first to give you the overall view of the physics subject. But tomorrow we'll be starting second chapter. उसमें आता है units and dimensions, errors, and many other things. We will start tomorrow's lecture. But now I want to give you notes that I have to see how can I communicate notes to you in a very easy way. Thank you.